हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं इसरो की। इसरो के इसलिए क्योंकि इसरो आजकल बहुत चर्चा में है, इसकी स्थापना को लेकर के, इसके कार्यों को लेकर के और इसकी उपलब्धियों को लेकर के भी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी पिछले माह यानी अगस्त में इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई सफलतापूर्वक। कहाँ? चंद्रमा के साउथ पोल पे। और साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला देश हो गया और यह बहुत ही गर्व की बात है हर एक भारतीय के लिए। उसके 10 दिन बाद पूरी दुनिया ने देखा कि हमने इसी 2 सितंबर को सूरज के स्टडी के लिए आदित्य 11 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा। तो ये उपलब्धियां हैं जो हमारे इसरो के चर्चा का कारण है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि इसरो की कहानी क्या रही है, कब ये इस्टेब्लिश हुआ, किस फील्ड में काम किया और इसकी मेजर उपलब्धियां क्या रही हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि जब हम इसरो लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये है इसका मतलब। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? वह है बेंगलोर में, जिसको अब हम क्या बोलते हैं? बेंगलुरु बोलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसरो कब स्थापित हुआ और कैसे स्थापित हुआ। तो इस कहानी को जानने के लिए आपको मैं ले चलूँगा जापान। आप कहेंगे कि सर, भारत के इसरो की स्थापना का जापान से क्या लेना देना है? तो लेना देना होता है। कोई चीज़ एकाएक नहीं होती, उसके पीछे कुछ घटनाएं होती हैं। हुआ ये कि 10 से 14 अक्टूबर 1964 में जापान में समर ओलंपिक हुआ और इस समर ओलंपिक का यूएसए का एक सैटेलाइट था सिनकॉम 3। इस सैटेलाइट के माध्यम से अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक का पूरे ये जो रीजन है एशिया और पैसिफिक रीजन, उसमें उसको टेलीकास्ट किया। उस वक्त 64 में अहमदाबाद में जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी थी, कहाँ? अहमदाबाद में। यहाँ एक व्यक्ति काम कर रहा था जिसका नाम था विक्रम साराभाई। आप कह सकते हैं कि जो इसरो है यह विक्रम साराभाई का ब्रेन चाइल्ड है। यानी इसरो की स्थापना शायद होती, बाद में होती, लेकिन उस समय जब इसरो की स्थापना हुई तो आप कह सकते हैं कि विक्रम साराभाई नहीं होते तो इसरो स्थापित नहीं होता। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कि ये फाउंडिंग फादर हैं किसके? इसरो के। इन्होंने स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। कैसे निभाई? अमेरिका द्वारा टोक्यो ओलंपिक के टेलीकास्ट की इस घटना ने बहुत ही उत्प्रेरित किया विक्रम साराभाई को और विक्रम साराभाई तुरंत इस चीज़ को रियलाइज कर लिए कि उपग्रह के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके हम भारत के हित में स्पेस यानी अंतरिक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे ही इनका विजन क्लियर हुआ, इन्होंने अपने परिचित साइंटिस्ट को इकट्ठा किया। ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में तो काम करते ही थे। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी इकट्ठा किया, जिन्हें मानव शास्त्री कहते हैं। सोशल साइंस के लोगों को भी इकट्ठा किया और जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे थे ना, उनको इकट्ठा किया, एक टीम बनाई और फिर विचार विमर्श के बाद, एक प्लान बनाने के बाद ये भारत सरकार से मिले और अंततः 1969 में, उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो 15 अगस्त 1969 को स्थापित होता है क्या? इसरो। अब यहाँ आप कहेंगे कि सर, आप तो एक नई थ्योरी लेकर के आ गए। अभी तो ये हो रहा था कि इसरो की स्थापना
नेहरू जी ने की है कि किसने की है, और आप इंदिरा गांधी का नाम लेकर के चले आए। तो जब आप कहते हैं कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई, तो जाहिर सी बात है कि उस समय कौन था? इंदिरा गांधी थी। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू की डेथ तो 27 मई 1964 को हो गई थी। फिर हम क्यों कहते हैं कि इसरो की स्थापना पंडित नेहरू ने की? इसलिए कहते हैं कि पंडित नेहरू ने 1962 में जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में एक समिति बनाई गई जिसको बोलते हैं इनको इस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च कमेटी और इंडियन नेशनल। तो एक समिति बनी कब? 1962 में। और 1969 में यह जो इसरो बना, तो एक्चुअली इसको हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। आप कह सकते हैं कि इसके स्थान पे इसरो बना। चूँकि यह इसकी नींव रखी गई थी 1962 में, इसलिए हम कहते हैं कि इसरो की स्थापना किसने की? नेहरू ने की। लेकिन यह नेहरू के काल में स्थापित नहीं हुआ, यह श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में स्थापित हुआ। और सबसे बड़े जो इसके प्रेरक थे वे थे विक्रम साराभाई। इसलिए आप देखें कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों में जो लैंडर था उसका नाम विक्रम है, विक्रम साराभाई के सम्मान में, क्योंकि उन्होंने कभी एक सपना देखा था। अब हम ये देखते हैं कि यह जो इसरो है यह काम क्या करता है, इसके मूल जो उद्देश्य हैं वे क्या हैं। तो आप कहेंगे कि इसरो का जो पहला काम है वह करता है कि उपग्रह, जिसको आप कहते हैं सैटेलाइट का निर्माण करता है, और जो रिमोट सेंसिंग है, सुदूर संवेदन है, उसके माध्यम से उसका उपयोग करता है। दूसरा चीज़ यह है कि उपग्रह को भेजने के लिए, जिसको हम कहते हैं लॉन्चर, तो सैटेलाइट लॉन्चर जिसको हम बोलते हैं रॉकेट, उसका निर्माण करता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं कह रहा था, रिमोट सेंसिंग का यूज करते हुए और उपग्रहों का यूज करते हुए यह जो प्रायोगिक या एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाता है। तो ये 3 इसके मेजर काम हैं। और जब आप रॉकेट पे आएंगे तो आप देखेंगे कि हमने SLV जो बहुत ही लोअर ऑर्बिट में ले जाने वाले रॉकेट थे, SLV का निर्माण किया, SLV-3, फिर उसके बाद ASLV, फिर उसके बाद PSLV, फिर उसके बाद GSLV। तो लगातार हम प्रगति करते रहे हैं, इसरो के नेतृत्व में ये हमने बनाया। लेकिन शुरुआती दौर में जब हम एप्लीकेशन प्रोग्राम बना रहे थे, यानी सैटेलाइट और उपग्रह का उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे शिक्षा हो, कर रहे थे, तो उस समय हमारे पास कुछ साधन नहीं थे। और आपने कई जगह कई चित्र देखे होंगे कि हमारे वैज्ञानिक साइकिल पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, रॉकेट है, उसके छोटे छोटे पार्ट ले जा रहे हैं। तो कोई साधन नहीं था, बजट नहीं था। तो बड़ी नीचे लेवल से आज हम कहाँ की सवारी कर रहे हैं? साइकिल की सवारी से हम लोग चांद और सूरज की सवारी कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में शुरुआत में हमने विदेशी एजेंसीज का ज़्यादा सहयोग लिया। और एक मेजर घटना घटती है 1975 में। 1975 में 19 अप्रैल को जब हम अपना स्वदेशी एक उपग्रह बनाते हैं, स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को हमने कहाँ भेजा? अंतरिक्ष में। लेकिन रॉकेट अपना नहीं था, वो सोवियत संघ का था। और यह घटना घटी थी 19 अप्रैल 1975 को, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो आर्यभट्ट हमारा पहला स्वदेशी उपग्रह था। और आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे जो कि 5वीं शताब्दी में थे। और ये नालंदा विश्वविद्यालय
के वाइस चांसलर भी रहे, वही नालंदा विश्वविद्यालय जिसको बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया था। तो 75 में ये उपलब्धि पाई, अनेक बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर 1979 में हम आते हैं। तो 79 में हमने भास्कर 1 और 2 को अंतरिक्ष में भेजा। लेकिन एक और माइलस्टोन हम प्राप्त करते हैं 1980 में, जब हमने रोहिणी को अंतरिक्ष में भेजा और रोहिणी को अपने स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर SLV-3 से भेजा। और इसको किसने डिजाइन किया था? इसको डिजाइन किया था हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब। तो 80 में रोहिणी अपना उपग्रह भी देसी था और रॉकेट भी देसी था। फिर आता है 1984 और ये एक तारीख है, यूनिक तारीख है, 3 अप्रैल। और इस दिन राकेश शर्मा पहले भारतीय बनते हैं जो सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में जाते हैं। ध्यान रखिए, ये राकेश शर्मा है, राकेश रोशन नहीं है। ममता दीदी ने कहा था किसी जगह पे राकेश रोशन नहीं, वो तो फिल्मी दुनिया के आदमी, ये राकेश शर्मा हैं और आज भी हैं ये। तो ये 1984 में जाते हैं। 2008 में हमने क्या भेजा था? चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया, जो लैंड नहीं करता है, जो चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। यह भी एक सफलता थी। फिर 2013 में हमने मंगलयान भेजा। मंगलयान हमने का मतलब इसरो ने, चूंकि हम भारतीय हैं तो इसरो और भारतीय एक ही हो गए। तो 2013 में मंगलयान पर भी हम सफलतापूर्वक सफल रहे। 2015 में एक और मेजर उपलब्धि हासिल होती है, जब एकदम से देसी क्रायोजेनिक इंजन जो कि लिक्विड फार्म वाला था, CE क्रायोजेनिक इंजन 20 हमने बना लिया 2015 में। और अब हमारा जो स्पेस प्रोग्राम था बहुत तेजी से आगे बढ़ा। याद होगा कि 2019 में हमने चंद्रयान सेकेंड को चांद पे उतारने की कोशिश की, साउथ पोल पर ही, दक्षिणी ध्रुव पर है। लेकिन 2 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा दूरी पर जब हमारा लैंडर था तो वह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, क्रैश लैंडिंग हो गई और वह अभियान आंशिक रूप से असफल रहा या आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है उसका, लेकिन जो लैंडर था वह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। उसके बाद 2023 में जब चंद्रयान, उसका जो अगला स्टेप था चंद्रयान 3 हमने सफलतापूर्वक लैंड करा दिया। कब? 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर, और दुनिया के हम पहले नंबर के देश बन गए। फिर इसके 10 दिन बाद 2023 में ही हमने आदित्य L1 भेजा। कब? 2 सितंबर 2023 को, जो कि 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक पॉइंट है, ये L1 उस पॉइंट को ही शो करता है। वहाँ यह रह करके उस ऑर्बिट में, जिसको हेलो ऑर्बिट बोलते हैं, सूरज का अध्ययन करेगा। तो ये हमारे इसरो की उपलब्धियां हैं, बहुत ही ग्लोरियस हैं। और यह बहुत ही कम समय में आप देख रहे हैं कि इसरो ने ये जो सारी उपलब्धियां प्राप्त की है 1969 से लेकर के और आज 2023 के बीच की है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए
और गर्व कीजिए कि हमारा इसरो पूरी दुनिया में नाम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।